हेलो एवरीवन। कल हमने एक इंट्रो लिया था, कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं था। हमने बेसिकली ये देखा था कि सब्जेक्ट में क्या क्या है, मतलब दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। और मैंने कहा था पहले अपन पार्ट बी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पार्ट ए। और पार्ट ए के अंदर हम बात करेंगे मर्जर, अमालगमेशन, टेक ओवर, सॉर्ट ऑफ चैप्टर्स। तो कल हमने बात की थी कि इंसॉल्वेंसी के पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे लॉस थे। वाइंडिंग अप भी था, इंसॉल्वेंसी भी था, इंडिविजुअल का अलग था, पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग था, कंपनीज के लिए अलग था, रिवाइवल के लिए अलग था। तो फिर एक डिमांड थी कि ये इतने सारे जो लो बने हुए हैं ये अलग अलग बने हुए, इंडिविजुअल के लिए अलग, कंपनी के लिए अलग, और कंपनी के अंदर भी रिवाइवल के लिए अलग, और फिर वाइंड अप के लिए हाई कोर्ट में जाओ वो अलग। देयर वर नंबर ऑफ डिस्प्यूट एंड देयर वर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये किया गया कि जितने भी लॉज बने हुए उनको कंपाइल करके एक लॉ बना दिया जाए, और इस लॉ को हमने नाम दिया आईबीसी। ये आईबीसी आया कैसे? दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2060। ये हमें पता है कि जब भी कोई लॉ बनता है तो वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कितने हाउसेज है? 2 हाउसेज या 3 हाउसेज। कौन कौन से? लोकसभा एंड राज्यसभा। बिल्कुल सही। तो इवोल्यूशन ऑफ कोड में हमें क्या करना होगा? दोनों हाउसेज की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो अप्रूवल तो तब लोगे जब उन हाउसेज में आपको क्या करना पड़ेगा? ये मैटर रखना होगा। तो मीन इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा क्या? इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा के अंदर ऑन द 21 दिसंबर 2015, पास बाय लोकसभा। तो ये सब जानते हैं हमारी पार्लियामेंट में क्या होता है, जिसको हम लोकसभा राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट में क्या होता है, कभी कभी न्यूज में आता है ना, चप्पल मारी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आपने लोकसभा के अंदर मैटर रखा और आज ही अप्रूव हो गया, डन, तो अमेरिका बन जाता है इंडिया। तो लोकसभा के अंदर इंसॉल्वेंसी कोड इंट्रोड्यूस किया गया, मैटर रखा गया अप्रूवल के लिए 21 दिसंबर 2015 को, और अप्रूवल मिली ऑन 5 मई 2016। लोकसभा के अप्रूवल के बाद इस मैटर को हम लेके गए राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर अप्रूवल आई 11 मई 2016। उसके बाद तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी कंसेंट दे दी ऑन द 28 मई 2016। और जैसे ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अप्रूवल आई, अप्रूवल के बाद तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बाद ये जो भी बिल था ये हमारा लॉ बन गया, ये हमारा एक्ट बन गया। इस तरीके से आईबीसी 2016 कौन से डेट पे आया? 28 मई 2016। नो, आईबीसी 2016 मैंने पहले ही बोला, क्या बोला? पहले कुछ था तो पहले जो लॉज बने हुए थे उनको हटा दिया। कंपनीज एक्ट में भी वाइंड अप था, तो कंपनीज एक्ट थोड़ी हटा देंगे। हमें पता है कि कंपनीज एक्ट का जो वाइंडिंग अप है, इंसॉल्वेंसी का जो रिवाइवल है, वो वहां से हटा देंगे और कहां डाल देंगे? तो जब आईबीसी 2016 आया 28 मई 2016 को, कुछ लोग पूरे खत्म हो गए और बहुत सारे लोग के अंदर अमेंडमेंट हुआ जितना रिक्वायर्ड था। किसी में ज्यादा अमेंडमेंट हुआ, किसी के अंदर 2 लाइन का अमेंडमेंट हुआ, लेकिन अमेंडमेंट भी हुआ। जहां जहां रेफरेंस था कंपनीज एक्ट का, तो अब रेफरेंस किसका आएगा? आईबीसी। तो आईबीसी 2016 आने से क्या हुआ? आईबीसी 2016 आने से जो इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म, मैंने पहले बताया ना कि इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के लिए अलग से लॉ बना हुआ था, कंपनी के लिए अलग बना हुआ था, कंपनीज एक्ट में ही वाइंडिंग अप था। तो इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के लिए 2 लॉ बने हुए थे। वन इज प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। किनके लिए बना हुआ था बेटा ये? और जब इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म को भी, मैंने कल वाली क्लास में बताया था कि यहां पे हमने इंडिविजुअल भी कवर कर लिया, पार्टनरशिप फर्म भी कवर कर लिया, कंपनी भी कवर कर लिया, बॉडी कॉर्पोरेट भी कवर कर लिया, मतलब जितने भी पर्सन है सारे पर्सन को हमने बोला सबके लिए अब एक ही कानून एप्लीकेबल होगा फॉर दी एरिया, जो एरिया हम कवर कर रहे हैं। और हमारा एरिया क्या है? इंसॉल्वेंसी। तो जैसे ही आईबीसी आया
तो प्रेसिडेंसी और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी, जो इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग जो लॉ बने हुए थे, अब उन लॉ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, क्योंकि उस लॉ के प्रोविजन हमने किस में डाल दी, आईबीसी। तो वो लॉ क्या हो गए, रिपील्ड, खत्म हो गया। मैंने बताया कंपनी के रिवाइवल के लिए क्या बना हुआ था बेटा, इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985 करके प्रोविजन बने हुए थे। और अब कंपनी का रिवाइवल भी किस में जाएगा, इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर जाएगा। तो अब से इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट क्या हो गया, वो भी रिपील हो गया। तो कितने एक्ट से, ये थ्योरेटिकली कोई डायरेक्टली क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए तो पढ़ना पड़ता है, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो एक बार आपको रीड करना है। कितने एक्ट हो गए, 3 हो गए। नंबर 1 प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 एंड थर्ड, ये 3 एक्ट्स रिपील हो गए। अब जहां जहां इंसॉल्वेंसी या वाइंडिंग अप का रेफरेंस में कंपनीज एक्ट आता था या ये एक्ट आते थे, उनमें भी क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट। तो बहुत सारे एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट आया। नंबर 1 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, कोई रीजन देगा सर, इंप्लाइड है। पहले पार्टनरशिप एक्ट बोलता था, नहीं, पहले पार्टनरशिप फर्म में भी नहीं था। जो पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ 1932, ये बाय मिस्टेक है 1932, 1982 थोड़ी है। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो 1932 है, जो इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप एक्ट में पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं। फिर इसमें क्यों अमेंडमेंट आया, पहले भी पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी प्रेसिडेंसी टाउन्स इंसॉल्वेंसी एक्ट और प्रोविंशियल एक्ट में ही थी, फिर इसमें क्यों अमेंडमेंट आया, इसलिए अमेंडमेंट आया कि पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्ट बना हुआ है पार्टनरशिप एक्ट। तो वो पार्टनरशिप एक्ट बोलता था कि यदि आपका इंसॉल्वेंसी का मैटर होगा तो सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंसी टाउन्स और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। अब क्या बोलेगा कि यदि कोई भी पार्टनरशिप फर्म यदि अभी इंसॉल्वेंट होती है तो उस पार्टनरशिप के साथ वही सलूक होगा और वही ट्रीटमेंट होगा जो आईबीसी में देगा। तो इसका मतलब पार्टनरशिप एक्ट आपका रिपील नहीं होगा, अमेंडमेंट हो गया। जहां जहां आपका रेफरेंस टू दीज 2 एक्ट से अब किसका रेफरेंस आएगा, आईबीसी का रेफरेंस आएगा। एलएलपी एक्ट भी समझ में आ गया होगा, मैंने बोला ना, अब तो किसी की भी इंसॉल्वेंसी हो, सबकी इंसॉल्वेंसी के लिए एक ही कानून। तो एलएलपी के अंदर अमेंडमेंट हुआ, कंपनीज एक्ट में क्यों अमेंडमेंट हुआ सर, कंपनीज एक्ट के अंदर जो वाइंडिंग अप के जो प्रोविजंस थे वो अब कंपनीज एक्ट डील नहीं करता, जितना पार्ट रिक्वायर्ड वो अब कहां चला गया, आईबीसी के अंदर चला गया। जब मैं वाइंडिंग अप पढ़ूंगा तो बताऊंगा कि कौन सा प्रोविजन पहले कंपनीज एक्ट में होता था, अब वो इंसॉल्वेंसी में चला गया। तो इसलिए कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी अमेंडमेंट आया। रिकवरी ऑफ डेब्ट्स ड्यू टू बैंक एंड एफआईज, नाम से इंडिकेट करता है बैंक और एफआईज को रिकवरी करनी होती है जो भी वो लोन देते। अब जब लोन दिया तो रिकवरी करेंगे, तो रिकवरी करने के लिए सब्जेक्ट टू आ जाता है बहुत बार। सब्जेक्ट टू मतलब ओवरराइडिंग और नॉट ओवरराइडिंग। तो पहले आपको क्या देखना पड़ता था, तो भी देखना पड़ता होगा। तो पॉइंट ये है कि मैं बैंक और एफआई और मैं सामने वाले से रिकवरी कर रहा हूं, तो मैं रिकवरी के प्रोविजन देखूंगा या मैं आईबीसी के प्रोविजन देखूंगा, ये लड़ाई होगी जब हम आईबीसी पढ़ेंगे। तो आईबीसी जो बनाया गया वो ओवरराइडिंग बनाया गया। ओवरराइडिंग मतलब आईबीसी बोलता है बाहर में चाहे रिकवरी ऑफ डेब्ट्स, हम बोल रहे हैं ना ऐसे करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो जैसे आईबीसी ने बोला कि मैं ओवरराइड करता हूं किसी और एक्ट को, तो उस एक्ट में भी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आईबीसी अमेंडमेंट की जरूरत है ना। तो ये नहीं बोला कि पूरा का पूरा रिकवरी ऑफ डेब्ट, रिकवरी ऑफ डेब्ट में पूरा चेंज नहीं आएगा, लेकिन जहां रिक्वायर्ड होगा उतना अमेंडमेंट आ गया। हर पास अभी बात नहीं करें, पूरा एक चैप्टर है ये भी बैंक और एफआईज की रिकवरी का ही चैप्टर। तो बैंक और एफआईज अब रिकवरी करेंगे, तो रिकवरी करने के लिए अगेन कि आईबीसी को आप ओवरराइड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए अमेंडमेंट होना ही है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007
फाइनेंस एक्ट 1994 किसी को याद है, किसी जमाने में पढ़ा हो? शायद नहीं पढ़ा हो, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 1994 तो ये शायद तुम लोगों ने एग्जीक्यूटिव 2017 के बाद क्लियर किए, या स्टार्ट भी किया होगा तो 2017 के बाद स्टार्ट किया होगा। याद है ना? जीएसटी पढ़ा था। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017। किसी के दिमाग में आया होगा सर जीएसटी में भी अमेंडमेंट होगा, जीएसटी पैदा ही बाद में हुआ था, उसमें क्यों अमेंडमेंट होगा? जीएसटी कब पैदा हुआ? जीएसटी पैदा हुआ 1 जुलाई 2017 को, और ये कब पैदा हुआ? तो 2016 में जीएसटी आया ही नहीं, तो जीएसटी में तो अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता था। ओ, जीएसटी के पहले क्या हुआ करता था? सर्विस टैक्स। आया नहीं था? पहले तो क्लास में पढ़ा था जीएसटी की क्लास में। पहले सर्विस टैक्स के लिए अलग से कोई एक्ट नहीं बना था। सर्विस टैक्स इज गवर्न्ड बाय द फाइनेंस एक्ट 1994। तो ये जो फाइनेंस एक्ट जो दिया हुआ है सर्विस टैक्स के लिए दिया हुआ। और किसी स्टूडेंट के दिमाग में आ सकता है सर सर्विस टैक्स में कैसे अमेंडमेंट होगा, क्योंकि सर्विस टैक्स तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आपको लॉजिकली देखना पड़ेगा कौन से ईयर की बात हो रही है। 2016 की बात हो रही है। और जबकि सर्विस टैक्स रिमूव कब हुआ? 1 जुलाई 2007। ठीक है, रीजन क्लियर है बेटा? तो सर्विस टैक्स में भी अमेंडमेंट होना था। फिर सर्विस टैक्स वाला भी क्या करेगा? सर्विस टैक्स देना पड़ेगा। तो सर्विस टैक्स भी पैसा मांग रहा है और आईबीसी भी पैसा मांग रहा है, तो किसका पैसा वो देखना पड़ेगा। ये सब किस में दिया? इसलिए सर्विस टैक्स में भी अमेंडमेंट करना पड़ता है कि पहले तुम्हारा नंबर या पहले मेरा नंबर, नंबर की लड़ाई होती ना। इनकम टैक्स में भी अमेंडमेंट हो गया, जहां रिकवरी होती है इनकम टैक्स की। तो ऐसे ही आपको समझ में आ रहा होगा सर एक्साइज ड्यूटी में भी अमेंडमेंट आएगा, फिर तो एक्साइज की भी रिकवरी करते होंगे। तो ऐसा तो फिर कस्टम के अंदर भी आएगा, बिल्कुल आएगा। समझ में आ गया? एक ब्रीफ आइडिया है, बस सिर्फ आपको रीड करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं। आईबीसी में जाते हैं अपन। आईबीसी 2016 के अंदर पहला पॉइंट, की ऑब्जेक्ट्स क्यों लाया गया, क्यों बनाया गया, आईबीसी की रिक्वायरमेंट क्या थी। पहली रिक्वायरमेंट तो आपको समझ में आ गया कि बहुत सारे कानून पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि नया कानून आया, कंपाइल करके आया। अब ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते इससे पहले इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग कुछ था ही नहीं, था ना, थोड़ा अलग तरीके से था, थोड़ा सा नया तरीके से किया गया। और मेनली जो किया गया वो कंपाइलिंग ज्यादा किया गया कि इंडिविजुअल की अलग दे रखी है, पार्टनरशिप फर्म की अलग दे रखी है, एलएलपी की अलग दे रखी है, कंपनी की अलग दे रखी है। अब क्या किया? सबके लिए कंपाइल। पहला ऑब्जेक्टिव तो वही जो इतने दिनों से मैं रोज बोल रहा हूँ, इतने दिनों से क्या कल से ही बोल रहा हूँ, आगे बोलता भी रहूंगा यही। इसके दो वर्ड आपको समझ में आ गए होंगे। पहला कंपनी, कंपनी से का इंसॉल्वेंसी वाइंडिंग अप चिपका दिया, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के जो एक्ट दिए हुए उनको भी डाल दिया। तो क्या किया? कंसोलिडेट। क्या कंसोलिडेट किया? कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को आपने नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। तो कंपनी लो वाली बात नहीं, हमारा फोकस किस पर है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी पर्सन, कोई भी हो, पर्सन कौन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो या एलएलपी हो। यदि कोई भी पर्सन हो तो यदि उसको रीऑर्गेनाइज करना है, मतलब उसने कोई लोन लिया था, यदि उसे रिवाइव करना है, इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए अब एक ही पॉइंट है, क्या? आईबीसी। टू कंसोलिडेट, सारे लॉज को हमने कंसोलिडेट कर दिया, अमेंड कर दिया रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड आईआरपी, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, मतलब कंपनीज आ गई, बॉडी कॉर्पोरेट आ गई, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल्स, एलएलपी, सब कवर्ड, सब कवर्ड। और क्या रीजन था? किसी ने बोला सर आपको पैसा चाहिए, मैंने बोला चाहिए। कितना चाहिए? 5 करोड़। बोला दे दूंगा 15 साल बाद। 15 साल बाद तो मैं 50 करोड़ दे दूं। यदि कोई बच्चा आए बोले सर मुझे डाउट है, तो ठीक है बता दूंगा। एग्जाम देने के बाद बोला बेटा बता देता हूँ, आप क्या करोगे? सर मैं आपको बता दूंगा, जानना ही नहीं मेरे को। मतलब व्हाट इट मीन्स, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहना चाहूंगा?
आज आपको भूख लग रही है और 10 दिन बाद में बोलूं बेटा ये लो खाना, तो मेरी आत्मा को दे दो। समझे कि नहीं समझे बात? टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने किसी को पैसा दिया और मेरा पैसा अटक गया और कोई मुझे बोले कि 15 साल बाद पैसा मिलेगा। अब 15 साल बाद पैसे का क्या होगा? मेरे को तो एफएम के अंदर पढ़ा होगा बेटा, मनी सर्कुलेशन। वो जो वर्किंग कैपिटल वाला चैप्टर पढ़ा होगा तुमने, ये रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए होता है, ऐसे सर्कल बनाया होगा, WIP, फिनिश प्रोडक्ट, फिर माल बिकता है, फिर माल बिकने के बाद डेटर क्रिएट होता है, फिर डेटर धीरे धीरे पैसा देता है। तो पैसा था, वो पैसा आने में लग गया 90 दिन, ऐसा कुछ पढ़ा होगा। ऑपरेटिंग साइकिल, बिजनेस साइकिल पे चलता है। यदि मेरे को कोई भी स्टूडेंट यदि फीस ना दे, क्या होगा? जिससे मैंने कल ही कैमकॉर्डर खरीदा उसको बोलूंगा नहीं दूंगा। लैंडलॉर्ड को बोलूंगा आपकी बिल्डिंग का जो 2 लाख रुपए महीने का रेंट है वो नहीं दूंगा। फिर बिल्डिंग वाला बोलेगा बैंक वाले को मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। ऑल पर्सन्स आर कनेक्टेड। यदि एक भी पर्सन पैसा नहीं दे पाया तो उसका पैसा आता है, सामने वाले को देता है। टाइम बाउंड, जल्दी से प्रॉब्लम। कि आपकी बॉडी में भी यदि कोई प्रॉब्लम आए ना और यदि आप उसे सॉल्व ना करो तो धीरे धीरे क्या होती है? वो बढ़ जाती है। आजकल तो कैंसर का भी इलाज हो गया, लेकिन यदि आप टाइम से जाओ तो, बोलते हैं ना पहली स्टेज है ये लास्ट स्टेज है, आप सही टाइम पे आ गए आपका इलाज हो जाएगा। टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम यही चाहते हैं क्या कि यदि कोई पर्सन कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, कंपनी हो, कोई भी हो, यदि वो इंसॉल्वेंट हो गया, यदि अपनी लाइबिलिटीज नहीं पे कर पा रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम क्या हो? टाइम से रिजॉल्व। हमने पूरी प्रोसेस को क्या किया? टाइम बाउंड किया। तो ये इंसॉल्वेंसी लॉ क्यों बनाया गया? टाइम बाउंड फॉर एवरी स्टेप। ये स्टेप है, इतने इतने टाइम पीरियड के अंदर आपको ये करना, टू प्रोवाइड फॉर ए टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। आपको किसी कंपनी से पैसा लेना है, मेरे से पैसा लेना है, फॉर एग्जांपल मैंने किसी बैंक वाले का 5 करोड़ ले लिया और 5 करोड़ रुपए नहीं कर पाया, तो बैंक वाला बोलता है चिन्मय तेरे को पैसा देना पड़ेगा। नहीं देना क्या करेगा? मार डालूंगा। मार दे। इतना इजी चिन्मय को मारना। हाथ तो लगा के बता। फोटो यदि गलती से किसी बच्चे ने खींच ली और उसको यदि फेसबुक पे लगा दिया, जिस इंसान ने हाथ लगाया वो खत्म हो गया। इवन उसे 5 करोड़ क्या 500 करोड़ लेना हो, भैया मैं आपका 500 करोड़ नहीं दे रहा तो क्या मुझे मार डालोगे? कौन सा कानून बोलता है कि मेरे को हाथ लगाओ, मेरी कॉलर भी नहीं पकड़ सकता? बोल ना। अब कहना क्या चाह? पर्सन से थोड़ी पैसा लूंगे मैं। चिन्मय जैन, मुझसे यदि पैसा चाहिए तो मेरे को बेचोगे थोड़ी। इंसान को बेचना थोड़ी अलाउड है। इंडिया में बेचना अलाउड नहीं होता, बेचना अलाउड है, इंसान का नहीं, बाकी चीज। तो यदि मुझसे रिकवरी करोगे तो कैसे करोगे? सर बहुत कुछ लगा हुआ है आपके इंस्टीट्यूट, सब प्रोजेक्टर, ये प्रिंट, ये स्क्रीन, कैमकॉर्डर, डिवाइसेस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, एसीज, भेज दो। क्या किया आपने? तो मेरे एसी को बेचेगा? ये लो एसी तोड़ दो। मेरे को तो बेच सकते नहीं, मेरा तो कुछ कर नहीं पाएगा, कोई भी हाथ भी नहीं लगा सकता मेरे को, तो मुझे अच्छी तरह पता है। तो अल्टीमेटली रिकवरी कहां करोगे? फ्रॉम माई एसेट। और मुझे लगा कि मेरी एसेट से लोगे और मेरे को है सनत तुमसे कैसे दूंगा, पैसा नहीं दूंगा, तो कैमकॉर्डर को तोड़ दिया। तो अल्टीमेटली व्हाट लो कैसा होना चाहिए? लो ऐसा होना चाहिए कि यदि आपको चिन्मय सेन से रिकवरी करनी है तो चिन्मय सेन के पास जितनी भी एसेट है ना, वो क्या हो? प्रोटेक्टेड, वो कहीं डैमेज ना कर दे। अब क्या कह रहे हो? सब ऊपर से जा रहे हैं। 14 जेन 14 फेब नहीं, 14 फेब में प्रॉब्लम है। 14 फेब बच्चों के फेस पे स्माइल आ रही है, ठीक है, बड़ा अच्छा है, लेकिन फिलहाल उस बारे में बात नहीं करें। 14 जन क्या होती है? संक्रांति। मुझे बड़ा मजा आता है, तुम्हें भी मजा आता हो। आजकल पतंग उड़ाने में इतना मजा नहीं आता, लूटने में ज्यादा मजा आता है। आप फ्रेंड चले गए छत पे पतंग लूटने के लिए, 3-4 फ्रेंड है,
आप लूटने वाले थे लेकिन गलती से किसी और ने ट्रिक ली और लूट ली, अपन क्या करते? तो पता चला कि उसे पतंग को लूटा, अपन बोलते रहते ना, तोड़ दिया, ये पतंग मेरी नहीं और किसी और की नहीं, या पतंग आई तो तोड़ दिया, अब कर ले जो करना, लूट ली, मेरी नहीं तो तेरी भी नहीं। इंसान की आदत जाती नहीं है। तो वैसे ही इंडिविजुअल पार्टनरशिप हम कंपनी को भी लगता है कि मुझे तुम्हें पैसा देना ही नहीं है, तो वो एसेट को क्या कर सकते हैं? क्या वो डिस्ट्रक्शन नहीं करे तो ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उनको तो कुछ मिलने वाला ही नहीं, उनको पता है सारी एसेट किसकी है। आज मैं तुम्हारा पैसा दे नहीं पा रहा हूं, तो मुझे पता चल गया कि एसेट किसकी है, क्रेडिटर्स की। ठीक है, बारिश का पानी आया तो आने दो, पड़ा है तो पड़ा रहने दो, मेरे बाप का क्या जाता है। इंसान तभी इंटरेस्ट लेता है जब उसको लगता है मेरा है। तो इसका मतलब लॉ में कुछ ऐसा प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि रिकवरी कहां से होने वाली बेटा? इंसान से नहीं होगी। कहां से होगी? फ्रॉम दी प्रॉपर्टीज, फ्रॉम दी एसेट ऑफ दैट इंडिविजुअल, ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म, ऑफ दैट एलएलपी, ऑफ दैट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या करना है बेटा? मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ दैट एंटिटी, जो भी एंटिटी। समझ में आया? तो इसके लिए प्रोविजन बनेंगे। हम जब लो बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है बेटा? रिकवरी करना है। वो समझ में आ रहा है? हमें रिकवरी करना है, मतलब पूरा फोकस रिकवरी पे नहीं है। हमें रिकवरी इस मैनर में करना है कि कंपनी की कंडीशन इतनी इंप्रूव हो जाए कि रिकवरी अपने आप हो जाए। और नहीं समझ में आया? ये लो समझा रहा हूं अभी मैं, इसलिए टाइम लग रहा है। एक होता है आयुर्वेद और एक होता है एलोपैथिक। अपन इस बारे में लड़ नहीं रहे, क्योंकि हम रामदेव बाबा तो बेचारा फंसे गया था बोलने में, मेरे को भी किसी ने रिकॉर्ड किया और फेसबुक पे डाल दिया तो मैं और फंस जाऊंगा। याद आया होगा रामदेव बाबा वर्सेस मेडिकल एसोसिएशन, कुछ हुआ था लफड़ा, उसे कुछ बोल दिया था उल्टा पुल्टा। देखिए रियलिटी है, मैं सिर्फ वो बात बोल रहा हूं जो फैक्ट है। आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आयुर्वेद प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करता है, जो बोला समझ में आया बेटा? और एलोपैथिक क्या करता है? वो प्रॉब्लम को अभी खत्म कर देता है, नहीं जड़ से खत्म नहीं करता, दबा देता है। आपके सिर में दर्द हो रहा है, तो सिर में दर्द किस वजह से आया वो मायने नहीं रखता। सिर में दर्द होता है तो एलोपैथिक दवा खाई, आधे घंटे बाद 4 दिन बाद वापस से सिर में दर्द, फिर दवाई खाई। और जबकि एलोपैथिक क्या करता है? ठीक आज नहीं होगा, आप जो भी चीजें खाओगे, जैसे गिलोय बोलने से बोलते गिलोय खाने से ये ऐसा खांसी जुकाम होता ही नहीं है, तो गिलोय खाते ही आपको असर नहीं होगा। लेकिन यदि आप गिलोय 3-4 महीने खाओगे लगातार, तो आपको कभी 2-3 साल तक तो कभी खांसी जुकाम होगा ही नहीं, जड़ से ही प्रॉब्लम। इसका इससे क्या लेना देना? एलोपैथी पढ़ाने हैं उनके ना, मैं यही समझा रहा हूं। ये लोग क्यों बना? हमारा फोकस रिकवरी पे नहीं है, रिकवरी इंक्लूड हो गया, लेकिन हमारा फोकस रिकवरी पे नहीं है, क्योंकि आपको बाद में लफड़ा है तो रिकवरी और डेप्सिट दिया हुआ रिकवरी करने के लिए, तो फिर ये क्यों लो बनाया? तो हमारा फोकस मेनली रिकवरी पे नहीं है। हमारा मेन फोकस ये है कि जो इंसॉल्वेंसी की जो प्रॉब्लम आई ना, उस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया जाए, और यदि कंपनी को रिवाइव कर दिया जाएगा तो अपने आप ही रिकवरी हो जाएगी। यदि पेट खराब होने से यदि कोई बीमारी हुई, यदि मेरा पेट ही ठीक हो गया, जो वो ये वर्ड कौन बोलता है? पेट वाला कंसेप्ट आयुर्वेदिक वाले बोलते हैं। सारी बीमारी पेट से होती है। तो यदि आपका पेट यदि ठीक रहेगा तो पेट को ठीक करो तो बाकी बीमारियां होगी नहीं। तो वही कंसेप्ट अभी हम लोग बात कर, क्योंकि आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अभी मेरी बातें हो सकता है कि आपको 20% कम समझ में आए कि ये बातें मैं बोल क्यों रहा हूं, ये कैसे रेलिवेंट है। ये ऐसे रेलिवेंट है कि बहुत सारे लॉज बने हुए हैं जो आपको लगेगा कि डुप्लीकेट हो गए। तो फिर मैं बाद में बार बार यही रिपीट करूंगा आज वाली क्लास को। इंटेंशन बिहाइंड द लॉ, हमारा इंटेंशन रिकवरी पे नहीं है। हमारा इंटेंशन, आयुर्वेद बोलता है, तुम्हारा सिर दर्द ठीक करने पर नहीं है। हमारा इंटेंशन वहां पेट ठीक करने को है। पेट ठीक हुआ और सारी बीमारियां सब खत्म। ये क्या होता है? डायबिटिक सब फर्जी होता है। ये मैं नहीं बोला, ये आयुर्वेद बोला, और वो यहां भी हम बोल रहे हैं। सर आप क्या कहना चाह रहे हो? कंक्लूजन बोलो। कंक्लूजन ये कि हमारा मेन फोकस ये है कि इंसॉल्वेंसी जो रिजॉल्व हुई ना,
तो अपने आप ही क्रेडिटर्स को पैसा मिल जाएगा, तो रिकवरी अपने आप हो जाएगी। तो रिकवरी हमारा इंटेंशन नहीं है, हमारा इंटेंशन ये नहीं कि क्रेडिटर को पैसा मिले, हमें तो पूरी कंपनी को ओवरऑल मतलब मालिक भी हुए, क्रेडिटर्स भी हुए, सप्लायर्स भी हुए, पूरी कंपनी को देखना है। उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज भी होते हैं, क्योंकि कंपनी बर्बाद होगी तो एम्प्लॉइज की सैलरीज भी बर्बाद हो जाएगी 2-3 महीने की। तो हमें एम्प्लॉइज, ऑपरेशनल, सब पे ध्यान देना है। इस बात समझ में आई बेटा? तो क्या दिया हुआ है? टू एंश्योर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ असेट, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। अब आपको लग रहा होगा सर आईबीसी को एंटरप्रेन्योरशिप क्या लेना देना है? एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है जो तुम लोगों के दिमाग में आया ना वो नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप इज वन वर्ड, इट इज अ इनोवेटिव बिजनेस। जब बच्चे सीएस बनने का मेरे को एक ही चीज पूछते, बिजनेस करे या जॉब करे? यदि इनोवेटिव हो तो बिजनेस करो, अदरवाइज जॉब करो। कि जॉब में आप इनोवेटिव नहीं भी हो तो आपका बाप इनोवेटिव है। आपका बाप मतलब कंपनी का एम्प्लॉय। कुछ बात समझ में आ रही है? उसका आईबीसी से क्या लेना देना है? इनोवेटिव होने का मतलब ये हुआ कि हम नए नए आइडियाज लाते हो, और जब नए नए आइडियाज और इनोवेशन आप लेके आते हो तो आपका बिजनेस फेल हो सकता है। कैसे? एग्जांपल देता हूं। घर में यदि कोई बंदे को खाना बनाना यदि अच्छा लगता है तो घर में मम्मी होगी तुम्हारी, बड़ी खुरापाती होगी खाना बनाने में, किसी और में नहीं। क्या हो रहा, मम्मी भी सुन रही है ऑनलाइन के अंदर। तो कभी टमाटर डाल दिया सब्जी के अंदर, कभी काली मिर्च डाल दी, कुछ ना कुछ चेंज करके डालते हैं। कभी कभी आपका भी होता है, मम्मी क्या करते हो, कितने एक्सपेरिमेंट करते हो, क्या बना रहे थे, जैसे बना रहे थे वही अच्छा था, ये आज तो क्या बेकार बनाती है, आप ही खाना है कोई नहीं। कभी कभी वही मम्मी जो एक्सपेरिमेंट करती है, आज तो आपने ऐसा बना दिया कि जितने भी रेस्टोरेंट वाले वो आपके पास आएंगे, क्या चीज बनाई, इनोवेटिव नई डिश निकाल दी आपने। क्योंकि मम्मी कुछ खुराफाती करती है, दो चीजें बच जाती ना घर की, तो उनसे भी बहुत सारी चीजें बन जाती है। क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा हो? लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समय सही बने, सही भी बने गलत भी बने। अब पॉइंट ये आता है कि गलत बना तो बिजनेस में जो नया नया होगा और यदि वो पैसा नहीं दे पाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? लोगों के फोन आएंगे, पैसा दे दे पैसा दे दे, तो वो क्या करेगा? पंखा लेगा, लटक जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई कानून होना चाहिए कि यदि आप फेल हो जाओ तो आपको पकड़ने के लिए है। समझे कि नहीं समझे बात? जैसे मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, अब बिजनेस स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आ गई कि मैं अब समझ नहीं पा रहा हूं कि कैसे पैसा दूं। तो ठीक है, लो बना हुआ है, वहां पे जाओ, भैया भैया मैं बर्बाद हो गया, देख लो मेरा। यस, जो बर्बाद हो गया वो खुद ही चले जाओ, भैया बर्बाद हो गए, आप देख लो मेरा क्या करना है। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो नए नए बिजनेसमैन है, जो नए नए जो पर्सन जो बिजनेस करना चाहते हैं, तो दे विल बी एनकरेज टू डू ए बिजनेस। क्योंकि इंडिया के अंदर एक ही बात की जाती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमने यदि इंडिया के अंदर जहां से पढ़ा होगा बचपन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट को कैसे इंप्रूव किया जाए, तो ये वर्ड आया होगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बहुत जरूरत है यहाँ। लोग बिजनेसमैन बने, खुद भी बिजनेसमैन बने और बाकी को भी साथ में लगाएं। और वो तभी होगा जब एंटरप्रेन्योरशिप एनवायरनमेंट। आपकी फैमिली के अंदर कोई बिजनेसमैन होता है और उसकी दुकान बंद हो जाती है तो क्या बोलता है? धंधो नहीं करने को, मैं तो बर्बाद हो गया, तू ही बर्बाद हो जाएगा, नौकरी कर ले जाके। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एनवायरनमेंट डेवलप करना है, एनकरेज करना है। तो एनकरेज करने का तरीका ये हुआ कि यदि आप फेल भी हो तो उस फेलियर को कैसे करेक्ट किया जाए। करेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जब इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करेंगे तो कोई दूसरा बंदा आके आपकी कंपनी को खरीद लेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप परेशान नहीं होंगे, जितना पैसा आपने लगाया वो आपको मिल जाएगा, बाकी कोई और कंटिन्यू कर लेगा। टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, जैसे मैंने बताया कि आज मैंने पैसा लगाया तो मैंने क्या किया, थोड़ा प्लानिंग गलत कर ली। मुझे 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी लेकिन मैं 250 करोड़ लाया, तो मेरे को बिजनेस में भी 250 करोड़ और चाहिए, लेकिन जो पुराने वाले वही परेशान कर रहे। तो आप क्या कर सकते हो? रिवाइवल में जा सकते हो जिससे कि आपको और पैसा मिल जाए। दैट इज टू इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर। मैंने क्या बोला, हमारा फोकस ओनली वन पे नहीं है,
कंपनीज के अंदर उस इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी इन्वॉल्व है लोग, एम्प्लॉइज हो गए, वर्कर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हो गए, बैंक वाले हो गए, एफआई वाले हो गए, महाराज ओनली फोकस बैंक और एफआई पे नहीं, सब पे। और इन सबको रेगुलेट करने के लिए, जैसे अपने सिक्योरिटी मार्केट की बात की थी ना बेटा, तो सिक्योरिटीज मार्केट को भी रेगुलेट करने के लिए दद्दू बनाया था ना, दद्दू कौन सा, सेबी। तो अब जब इंसॉल्वेंसी लॉ बनाएंगे तो यहां भी बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट होगा। भी अपन बात करने वाले हैं कि क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, तो जिनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो उनका पाप होना चाहिए, दद्दू होना चाहिए। जैसे सिक्योरिटी लॉ के अंदर दद्दू सेबी है, तो यहाँ पे कौन है, आईबीबीआई। कोई ट्राई कर सकता है फुल फॉर्म क्या होगा आईबीबीआई का, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड ये जितने भी मैटर हमने अब तक बात की के रिगार्डिंग कोई और मैटर के रिगार्डिंग भी हम प्रोविजन बना सकते हैं। दैट इज द पर्पस ऑफ आईबीसी 2016 थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन ये बात पता होना चाहिए क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए पूरा लॉ बनाया हुआ है। एक डाउट तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, एग्जीक्यूटिव में भी शायद आया होगा, उस समय आंसर मिला ही नहीं मिला वो पता चल जाएगा। डाउट क्या आया, सर इतने सारे लॉ हमने पढ़े, एग्जीक्यूटिव के अंदर मैक्सिमम में एक्ट लिखा हुआ था, सीपीसी में कोड था, सीआरपीसी के अंदर कोड था, आईपीसी के अंदर भी कोड था, सर आईबीसी में कोड था, क्यों इनमें एक्ट क्यों नहीं है? क्या होता होगा, ये अक्कर बक्कर बम्बे बोल करते होंगे, एक जगह एक्ट लिख देते होंगे, एक जगह कोड लिख देते होंगे, फिर अक्कर बक्कर बम्बे बोल करते होंगे, जिस पे आया वही नाम डाल दिया, जब इच्छा हुई तो एक्ट लिख दिया और जब इच्छा हुई तो कोड लिख दिया। ऐसा तो नहीं होगा, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा जिसके आधार पर डिसाइड किया जाता होगा कि जैसे अपन अभी रिसेंटली जीएसटी बनाया, कोई बोले सर आजकल कोड का फैशन है, फैशन वर्ड भी हो जाता है, फैशन है सर आजकल तो ये करने का, तो भैया आईबीसी के बाद तो क्या आया, जीएसटी आया, तो फिर जीएसटी पे भी कोड लिखना था। लेकिन जीएसटी भी अपन ने आज सुबह पढ़ा ना, क्या जीएसटी एक्ट। हाँ बेटा तुम कुछ ट्राई कर रही हो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन सारे कंज्यूमर के ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये भी सिर्फ इंसॉल्वेंसी तक है। जीएसटी एक्ट भी इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म कंपनी सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है, इनकम टैक्स भी इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म कंपनी सबके ऊपर एप्लीकेबल होता है। जब आप इनकम टैक्स की बात करो तो इनकम टैक्स में इंडिविजुअल भी कवर्ड है, पार्टनरशिप फर्म भी कवर्ड है, कंपनी भी कवर्ड है, सब कुछ कवर्ड है। नहीं तो पर्सन की बात की तो इनकम टैक्स में इंडिविजुअल भी आता है, पार्टनरशिप फर्म भी आती है, कंपनी भी आती है, बॉडी कॉर्पोरेट भी आती है, सब कुछ आता है। जैसे वहां इनकम पे तो ये इंसॉल्वेंसी पर। और कोई रीजन? ऑनलाइन वाले बच्चे, हेलो एवरीवन, तो में से कोई ट्राई करेगा? सर के अंदर सनराइज भी लिखा होता है और कोड के अंदर उसके प्रोसेस, हाँ बोलो, कोड के अंदर उसके प्रोसेस वगैरह सब लिखे होते हैं। एक बार वापस से रिपीट करना, आवाज नहीं आई। सर एक्ट के अंदर जो है वो सनराइज फ्लो लिखा होता है और कोड के अंदर उसके प्रोसेस वगैरह, उसमें पेनल्टीज वो कैसे लगेगी और उसके बाद में क्या होगा वो सब कुछ लिखा होता है। सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो, लेकिन आईबीसी के अंदर भी रूल्स बने हुए हैं ना। यदि आप आईबीसी कोड पढ़ते हो तो कोड के अंदर भी रूल्स बने हुए होते हैं, रेगुलेशंस आती हैं। अभी सर उसका फिर कोई और जगह से कनेक्शन नहीं होगा, वो उसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा। सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो लेकिन 100% नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं, इतना नहीं। इसका एक रीजन है, तुम्हें कहना चाह रहे हो कि आईबीसी के बाद कोई रेगुलेशंस नहीं होंगे, तो आईबीबीआई ने बहुत सारे रेगुलेशंस बना रखे। मैं बता देता हूं,
काफी हद तक जो बोला गलत नहीं है, गलत कुछ भी नहीं है, परफेक्ट। लेकिन यस, वैसे एक्ट और कोड के अंदर जो डिफरेंसेस है वो प्रॉपर्ली कहीं दिया हुआ नहीं है। लेकिन बेसिकली जब एक्ट और कोड यूज किया जाता है उसके पीछे जो रीजन होता है वो ये होता है कि कोड इज ए कंपाइलेशन ऑफ ऑलरेडी एक्जिस्टिंग लॉज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके दिमाग में जीएसटी भी आएगा। सर जीएसटी भी तो कंपाइल किया था ना हमने, तो जब कंपाइल किया था तो क्या किया था? एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे था, सर्विस टैक्स सर्विस पे था, एंट्री टैक्स एंट्री पे था, एंटरटेनमेंट टैक्सेस एंटरटेनमेंट पे था, सेल टैक्स सेल पर था। तो आपने कंपाइल थोड़ी किया था, आपने न्यू लेवी बनाई थी। पुरानी लो को हटा के आपने नई लेवी इंपोज की, इसलिए हमने कोड वर्ड यूज नहीं किया, हमने एक्ट वर्ड यूज किया। और यहाँ पे इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग जो भी इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग जो भी इंसॉल्वेंसी के प्रोविजन थे कंपनीज एक्ट के अंदर, जो भी वाइंडिंग अप और रिवाइवल का जो सीका इंडस्ट्रियल में दिया हुआ था, उन सबको कंपाइल करके नेसेसरी चेंजेस करके हमने क्या किया, एक कोड बना दिया, कंप्लीट कोड रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी। तो कोड मेनली जो वर्ड यूज किया जाता है वो कंपाइलिंग के लिए किया जाता है जब ऑलरेडी जिस एरिया के रिगार्डिंग आप लो बना रहे हो, आई रिपीट, जिस एरिया के रिगार्डिंग आप लो बना रहे हो, यदि उस एरिया पे यदि ऑलरेडी लो बना हुआ है और उस लो को यदि आप कंपाइल करके यदि नया लो बनाते हो तो उसे बोलते हैं कोड। समझ में आया कि नहीं? आई रिपीट, यदि किसी एरिया, क्योंकि जब भी लो बनता है तो कोई ना कोई एरिया होता है, इनकम टैक्स का एरिया क्या है, इनकम, तो एरिया बना हुआ है। तो उस एरिया के रिगार्डिंग जब आप लो बनाते हो, यदि ऑलरेडी लो बना हुआ है, उस लो को यदि आप ओनली क्या करते हो बेटा, कंपाइलिंग करते हो, कलेक्शंस करते हो जो लो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कोड। और अदरवाइज हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ये रीजन समझ में आया सबको? एवरीवन, ऑनलाइन में किसी को डाउट? हम जितना ज्यादा डिबेट करेंगे उतना ज्यादा हमें मजा आएगा, तो आप इजीली बोलो। हेलो अभिलाषा, समझ में आ रहा है अभिलाषा? यस सर। यस, क्लियर टू एवरीवन। आगे कंटिन्यू करते। यस, ये जो पूरा कोड है ये किसके रिगार्डिंग? इंसॉल्वेंसी। what do you mean by the insolvency? जनरली बात करो तो when someone is not able to pay his liabilities, तो यदि कोई पर्सन अपनी लाइबिलिटीज नहीं पे कर पाए, मतलब यदि कोई पर्सन अपने डेब्ट्स को नहीं पे कर पाए, तो आप क्या बोलोगे, इंसॉल्वेंट। तो यदि कोई पर्सन अपनी लाइबिलिटीज नहीं पे कर पाता तो इंसॉल्वेंट हो जाता है, और यदि वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसे हम क्या करेंगे, वाइंड अप कर देंगे। क्या कर देंगे? और कल की क्लास में मैंने ये बात कही थी कि मेरी क्लास में मुंडी मत हिला। जनरली क्या होता है, जब नया नया बैच बनता है ना, तो बच्चे टीचर को एग्जामिन कर रहे होते हैं कि पढ़ाना आता है नहीं आता। हमेशा उल्टा है, मैं यहाँ पे बच्चों को एग्जामिन कर रहा हूँ कि किस बिरादरी के, झूठी मुठी में आम मिलाने वाले या नहीं। ऑनलाइन में चीज पता नहीं चलती, लेकिन ठीक है, उसका भी कुछ तरीका निकालेंगे। थोड़ा सा अपना इंटरनेट बढ़ाओ ऑनलाइन वाले बच्चे, जिससे कि हम लोग आपकी मतलब वीडियो ऑन करके देखें, पता चले तुम लोग भी क्या कर रहे हो। तो दैट इज वेरी ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो मेरी बात सुना कर, क्या बात कर रहा मैं? हाँ, इंसॉल्वेंट का मतलब ये नहीं कि वाइंड अप कर दो। इंसॉल्वेंट है मतलब प्रॉब्लम है, इंसान बीमार, ये थोड़ी है कि उसका खून कर दिया बीमार है। एलोवेरा खाओ ठीक हो जाओगे, गिलोय खाओ ठीक हो जाओगे, डॉक्टर के पास जाओ दवाइयां ठीक हो जाओगे। इतनी सारी मेडिसिन क्यों बनी हुई है? रिपेयर करने के लिए तो बनी हुई। तो वो यहाँ पे भी है। तो यदि कोई भी पर्सन मतलब कोई भी मतलब मैंने पहले ही बोला ना कि ये सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं भी इंडिविजुअल, मैं भी पार्टनरशिप फर्म, मैं भी कंपनी, मैं भी बॉडी कॉर्पोरेट, मैं भी एलएलपी। तो यदि कोई भी पर्सन यदि इंसॉल्वेंट हो गया तो सबसे पहले आईबीसी के अंदर हमारा मेन पर्पस क्या होगा? डायरेक्टली वाइंडिंग अप नहीं होगा, डिसोल्यूशन नहीं होगा, बैंक्रप्सी नहीं होगा, हमारा पहला होगा ट्रीटमेंट। उसको रिजॉल्व किया जाएगा, और यदि ट्रीटमेंट हो पाया तो उसे रिजॉल्व कर देंगे। यदि ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, यदि उसे रिजॉल्व नहीं कर पाए तो क्या होगा? नहीं, वाइंड अप कंपनी का होगा, इंडिविजुअल का थोड़ी करोगी वाइंड अप।
तो यदि इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म हुआ, मतलब ये हुआ कि यदि इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म यदि क्या हुई बेटा, इंसॉल्वेंट, तो पहले क्या करो, ट्रीटमेंट, पहले रिजॉल्व करने का ट्राई करो। और यदि रिजॉल्व नहीं हो पाती इंसॉल्वेंसी तो क्या किया जाएगा, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के केस में वाइंडिंग अप नहीं होगा, बैंक करप्ट होगा। क्या होगा बेटा, और यदि इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की जगह यदि वो कॉर्पोरेट पर्सन है, मतलब यदि कोई कंपनी है या कोई एलएलपी है, तो यदि कंपनी हो या एलएलपी हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो, मतलब कोई कॉर्पोरेट हो, तो उसके लिए क्या होगा, लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप। एनी कंफ्यूजन? हाउ द कोड इज ऑर्गेनाइज, ये लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं, बाकी हम कल देखेंगे। ये आईबीसी, ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, लेकिन कभी कभी 5 मार्क्स का डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है कि आईबीसी 2016 जो बना है, जो हम पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे, जहां इंडिविजुअल पार्टनरशिप हम सब कवर्ड है, तो टोटल कितने सेक्शन से बेटा, 5 पार्ट से और 11 सर्विस। ये 5 पार्ट्स कौन कौन से, स्टार्टिंग में आपको क्या दिया हुआ है, प्रीलिमिनरी दिया हुआ है, जहां पे आपको कुछ डेफिनेशन दी हुई है, स्टार्टिंग दिया हुआ। फिर उसके बाद इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग दिया हुआ है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, अलग अलग, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। तो पहले कॉर्पोरेट पर्संस की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म की। और शायद मुझे याद है एग्जीक्यूटिव में तो शायद तुम लोगों ने कॉर्पोरेट पर्सन से पढ़ा था, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म का तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, और वो भी बहुत लिमिटेड पढ़ा था जितना भी कॉर्पोरेट पर्सन का पढ़ा। ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट 2, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एज वेल एज लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन। कॉर्पोरेट पर्सन मतलब कंपनी भी, एलएलपी भी, फॉर कॉर्पोरेट। पार्ट 3 के अंदर जो प्रोविजंस दिए हुए हैं, दैट इज द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, करेक्ट कर लेना बेटा, बैंक करप्सी दिया हुआ है फॉर इंडिविजुअल एंड पार्टनरशिप फर्म ओनली। अब तुम्हें लग रहा होगा सर 3 पार्ट में सब खत्म हो गया, अब और क्या पार्ट की जरूरत है? ये जो आपने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन कॉर्पोरेट पर्सन का पार्ट 2 में कवर किया, पार्ट 3 के अंदर इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म का कवर कर लिया। अब ये जो इंसॉल्वेंसी है, ये मैटर देखेगा कोई ना कोई बंदा होगा जो देखेगा। जैसे कि अकाउंट्स की ऑडिट के लिए ऑडिट की जाती है, तो ऑडिट के लिए कौन होता है, ऑडिटर। ऑडिटर कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वैसे ही जब इंसॉल्वेंसी के मैटर आएंगे तो कोई ना कोई प्रोफेशनल पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा। तो ये प्रोफेशनल पर्सन कौन होगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और यदि आप किसी प्रोफेशनल पर्सन को यदि अपॉइंट करोगे तो उसको रेगुलेट करने के लिए भी होना चाहिए। जैसे कंपनी के लिए कंपनी सेक्रेटरी होता है, तो ऐसे ऐसा ही बनाया कि यस, हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी होगा, उस कंपनी सेक्रेटरी को रेगुलेट करने के लिए कौन बना हुआ है, कंपनी सेक्रेटरी को आईसीएसआई कैसे रेगुलेट करता है, कंपनी सेक्रेटरी इज ए मेंबर ऑफ आईसीएसआई, और यदि कंपनी सेक्रेटरी ने कोई कांड किया तो आईसीएसआई उसकी मेंबरशिप और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैंसिल कर देता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वैसे ही आपको अब समझ में आ रहा होगा, डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे बेटा, अपन सब पढ़ेंगे, लेकिन समझ में आ गया होगा सर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंसॉल्वेंसी के मैटर देखेगा कौन, फिर जो देखेगा उसको रेगुलेट कौन करेगा, उसका मेन दादा कौन होगा, तो इसका मतलब पूरी की पूरी रेगुलेशन सिस्टम होगा। पार्ट 4, रेगुलेशन ऑफ दीज पर्सन जो इन्वॉल्व है, आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आईपीए उस इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को रेगुलेट करने वाला जो उसका मालिक होगा, क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एग्जाम देके बनेगा, तो आईपी एग्जाम भी लेगा, पास भी करेगा, मेंबरशिप भी देगा, तो ये आईपीए होगा। आईपीए का फुल फॉर्म मैं अभी इस बारे में बता नहीं रहा हूं, क्योंकि हमें आगे डिटेल में बात करनी है।
तो आईपीए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, आईपी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, आईयू इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन होगी अबाउट दीज कॉर्पोरेट जो भी इन्वॉल्व है, इन सबको रेगुलेट किया जाए। तो कैसे रेगुलेट किया जाएगा? आपका भी मन करता है कि सर हम भी आईपीए बनना चाहते हैं, हम तो आईपी बनना चाहते हैं या आईपीए बनना चाहते हैं, बन सकते हैं क्या? पता नहीं, पार्ट 4 के अंदर मिलेगा। आप आईपीए के लिए एलिजिबल हो या आप आईपीए के लिए एलिजिबल हो, आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कैसे बनोगे, कौन सा एग्जाम होगा, ये सारे प्रोविजन कहां मिलेंगे? पार्ट 4 में मिलेंगे। पार्ट 5 के इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग जो प्रोविजन पार्ट 1 से पार्ट 4 के अंदर हमने कवर नहीं किया, जो कनेक्टेड है इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग, वाइंडिंग अप के रिगार्डिंग, सारे प्रोविजन हमने लास्ट में डाल दिया। दैट इज द मिससेलेनियस प्रोविजन, पार्ट 5। तो इस तरीके से आईबीसी 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इन 5 पार्ट्स को मिला के टोटल 255 सेक्शंस है। अरे क्या ये सारे के सारे हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है? नो, लिमिटेड पार्ट एप्लीकेबल है, लाइक पार्ट 2 पूरा एप्लीकेबल है, पार्ट 3 लिमिटेड है, पार्ट 4 एंड 5 का कुछ लिमिटेड सेक्शंस आपके दिए हुए हैं जो आपको पढ़ना है। इस तरीके से हम आईबीसी को पूरा डिस्कस करेंगे, बाकी क्लास हम कल देखेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ